Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss some programs related to Python loops, especially while loop. So let's start. So this is the first program to add natural numbers up to n. So हमें यहाँ पर n नेचुरल नंबर्स तक का सम का प्रोग्राम बनाना है. तो हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू n कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है. क्लियर है. तो प्रोग्राम कुछ इस तरीके से बनाना है कि हमने एक n की वैल्यू दी, सपोज हमने 10 दी, तो 1 से लेकर 10 तक का सभी नंबर्स का सम कैलकुलेट होकर आ जाए. तो इसके लिए ये प्रोग्राम बनाना है हमको. और प्रोग्राम कैसे बनाना है, किस लूप की हेल्प से बनाना है, फॉर लूप और वाइल लूप. देखिए, जब हम लूप की हेल्प से बनाते हैं प्रोग्राम, तो उसमें हमारे पास दोनों ऑप्शन ही रहते हैं अवेलेबल, फॉर लूप और वाइल लूप. फॉर लूप को यूज़ करना काफ़ी आसान है कंपेरेटिव टू वाइल लूप. लेकिन अभी चूँकि पिछले क्लास में हमने वाइल लूप को डिस्कस किया था, तो इसमें हम वाइल लूप को ही कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे प्रोग्राम किस तरीके से वाइल लूप की हेल्प से बन सकता है. सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए, अगर आपको n नेचुरल नंबर्स तक का सम चाहिए तो आपको n पता होना चाहिए n क्या है. ठीक है, ऑब्वियसली n कोई भी एक नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है. इट मीन्स n एक वेरिएबल है. तो ये तो क्लियर हो गया. अब चूंकि n एक वेरिएबल है, तो n के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन होगी, तो n को हमको इनपुट कराना होगा. सो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देंगे n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर n. इंट क्यों लिखा है, इंट इसलिए लिखा है क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आपके सभी इंटीजर टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर इंट लिखना कंपलसरी है. इनपुट कराने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज़ किया और एक मैसेज पास कर दिया एंटर n, जो स्क्रीन पर आएगा जैसे ही हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे. और हम एक नंबर को इनपुट कराएंगे और उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन भी होगी. क्लियर. उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको ये करना है कि आपको 2 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी. अब वो वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, एक तो अगर आपको लूप चलाना है तो उसके लिए एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, और जनरली हम आई वेरिएबल लेते हैं लूप के लिए. आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन जनरली आई ही लिया जाता है. और हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा सम. ये वो वेरिएबल है जिसमें सम, टोटल नंबर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का सम स्टोर होगा. तो अभी चूंकि एक वेरिएबल है जिसमें एन नंबर्स तक का सम स्टोर होगा, तो हम इसे इनिशियलाइज करेंगे. किससे, जीरो से. क्यों इनिशियलाइज करेंगे जीरो से, इसे जीरो से इनिशियलाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको हम नहीं चाहते कि इसमें कोई भी गार्बेज वैल्यू रहे. ठीक है, अगर इसके अंदर कुछ भी गार्बेज रहेगा तो उसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको एक तरीके से एम्प्टी कर देंगे सम इज इक्वल टू जीरो से इनिशियलाइज करके. अब इसमें कोई भी गार्बेज वैल्यू नहीं होगी. ठीक है, तो अब चूंकि कुछ भी वैल्यू ऐड होगी तो 0 + 1 + 2 इस तरीके से ऐड होगी. तो इसमें जो एग्जैक्ट सम है, जो हमारा सम है, वही आएगा. ठीक है, तो जो कंटेनर वैल्यू होती है, कंटेनर वेरिएबल होते हैं, उसको हम जनरली इनिशियलाइज कर देते हैं जीरो से. तो यहाँ हमने सम को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि इसके अंदर हमें n नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए. तो गार्बेज से बचने के लिए हमने इसे सम इज इक्वल टू जीरो से इनिशियलाइज कर दिया. तो ये पॉइंट भी डिस्कस हो गया आपका. अब बात करते हैं आई इज इक्वल टू 1. तो आई इज इक्वल टू 1 क्यों लिया गया, आई इज इक्वल टू 1 इसलिए लिया गया क्योंकि ये पहली बात तो ये एक आपका वेरिएबल है, और ये वेरिएबल किसका है, लूप का. इसे 1 से हमने इनिशियलाइज किया है, इसे हमको n तक ले जाना है. तो चूंकि 1 से लेकर n तक ले जाना है और हमें n नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए. देखिए, अभी जो नेचुरल नंबर है वो ये है 1 + 2 + 3 + 4 + 5. ठीक है, अप टू सो ऑन. क्लियर. मान लीजिए 10 नंबर तक हमें सम चाहिए, तो ये 10 तक जाएंगे आपको. तो आपको 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, 10 तक. अगर मान के चलें कि n की वैल्यू 10 है तो. क्लियर. अगर n की वैल्यू 10 है तो n तो हमें पता नहीं, n तो हमने इनपुट कराया है, तो जो भी जिस टाइम पर भी हम इनपुट कराएंगे वहाँ तक का सम कैलकुलेट होगा. तो अभी इसके लिए हमें लूप चलाना होगा. इसके लिए 1 से स्टार्ट करके n इजिकल टू n की वैल्यू तक, जो 10 भी हो सकती है और कुछ भी और भी हो सकती है. तो लूप की एक बात तो फिक्स है यहाँ पर कि लूप हमें 1 से स्टार्ट करना है, इसलिए हमने एक वेरिएबल लिया, लूप वेरिएबल i इजिकल टू 1. और कहाँ तक जाएगा ये तब तक जाएगा जबकि i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n ना हो जाए. तो हमने लिखा वाइल i इज़ लेस देन इक्वल टू n. देखिए, मैंने पहले भी बताया था आपको, जब हम लूप चलाते हैं तो एक तो होता है इनिशियलाइजेशन कर दिया हमने i इजिकल टू 1, आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, और फिर एक चेकिंग कंडीशन देते हैं हम वाइल के साथ. तो हमने चेकिंग कंडीशन भी दे दी, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू n. ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि i की वैल्यू n के इक्वल ना हो जाए और इससे लेस देन ना हो. क्लियर है. तो ये 1 के लिए भी चलेगा, 2 के लिए भी चलेगा, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, और n के लिए भी चलेगा. n से ऊपर के लिए नहीं चलेगा. अगर इस केस में n इक्वल टू 10 है तो 1 से लेकर 10 तक ही लूप चलेगा.
तो ये भी क्लियर हो गया कि आई की वैल्यू क्या क्या होने जा रही है। तो हमने इनिशियलाइज कर दिया, हमने कंडीशन भी मेंशन कर दी कि ये लूप कब तक चलेगा, लेकिन 1 से लेकर 10 तक पहुंचने के लिए हमें हर बार इंक्रीमेंट करना होगा। 1 से हम 2 पर जाएंगे तो 1 का इंक्रीमेंट होगा, 2 से 3 पर जाएंगे तो फिर 1 का इंक्रीमेंट होगा, 3 से 4 पर जाएंगे तो इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट तब तक होता रहेगा जब तक कि हमें लास्ट वैल्यू ना मिल जाए। ठीक है, तो हमें हर बार जो हमारा काउंटर वेरिएबल है, जैसे हम काउंटर वेरिएबल बोलेंगे या लूप वेरिएबल बोलेंगे, उसकी वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा जब लूप एक बार चल जाए तो। क्लियर। तो देखिए, अब हमने यहाँ पर कंडीशन दी आई इज लेस देन इक्वल टू एन, तो ये लूप चलेगा आपका। अब हम लूप की बॉडी के अंदर है, और यहाँ पर हमने क्या काम किया, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल जो था, जो हमने सम लिया था, जिसको 0 से इनिशियलाइज किया था, उसको हमने रीडिफाइन किया। ठीक है, या हम यह कह सकते हैं उसको हम अपडेट करेंगे यहाँ पर। तो इनिशियल वैल्यू तो 0 थी, 0 ही रहेगी अभी भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू चेंज होगी आई के अकॉर्डिंग। तो हमने लिखा सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक है, देखिए इनिशियलाइजेशन जो होता है हमेशा, ये बात याद रखिएगा, वो जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट होती है वैल्यू। तो अभी सम की वैल्यू क्या है, 0। आई की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 है, तो 0 प्लस 1, तो अब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पर एक्चुअली सम की वैल्यू अपडेट हो रही है। ठीक है, आई इजिकल टू 1 के लिए, तो 1 के लिए सम की वैल्यू 1 हो जाएगी। और याद रखिएगा जब भी लूप चलता है तो हम लेटेस्ट वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं। एक्चुअली सम इजिकल टू 0 पहले था, अब सम इजिकल टू 1 हो जाएगा, तो सम इजिकल टू 1 सम इजिकल टू 0 को ओवरराइट कर देगा। अब हमारे पास सम की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब हमें आई की वैल्यू को आगे बढ़ाना है, जिसको अचीव करने के लिए हमने क्या लिखा, आई इजिकल टू आई प्लस 1। तो आई इजिकल टू आई प्लस 1 का मतलब क्या है, आई की वैल्यू पहले 1 थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जैसे ही ये 2 होगा तो फिर कंडीशन फिर से चेक होगी, बाउंस बैक होगा लूप की कंडीशन चेक करने के लिए। और यहाँ देखेंगे हम आई इज 2 लेस देन एन है कि नहीं, एन की वैल्यू सपोज यहाँ पर 10 है, तो अगेन हमें कंडीशन मिलती है, कंडीशन अगेन ट्रू फाइंड आउट होती है। तो फिर से सम की वैल्यू अपडेट होगी। अब सम की वैल्यू कितनी थी पहले, 1, ये देखिए 1 थी। अब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब सम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 प्लस आई, आई की वैल्यू कितनी है 2, तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, अब सम की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्लियर। तो अब सम की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू अपडेट होगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 थी, तो अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस तरीके से ये लूप आई की डिफरेंट वैल्यू के लिए चलता रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग सम चेंज होता रहेगा। जैसे सम पहले 0 था, फिर 0 प्लस 1 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 2 हो जाएगा, फिर 2 प्लस 3 हो जाएगा, फिर 3 प्लस, फिर इसमें 4 ऐड हो जाएगा, फिर इसमें 5 ऐड हो जाएगा। ये 4 5 1 2 3 ये सब क्या है, ये आई की वैल्यूज है, ये ऐड हो रही हैं जितनी बार लूप चल रहा है। ठीक है, और ये कब तक ऐड होता रहेगा, जब तक कि हम नंबर तक एन तक नहीं पहुंच जाते। एन सपोज इस केस में मान लीजिए 10 है, तो ये 10 तक लास्ट तक ऐड होता रहेगा, और लास्ट में ऐड होने के बाद ये इसका सम आ जाएगा। 10 तक के नंबर का सम 55 होता है। ठीक है, तो जब 11 हो जाएगी तो यहाँ कंडीशन हो जाएगी फेल, या यहाँ कंडीशन फॉल्स फाइंड आउट होगी। तो उस केस में जब कंडीशन फेल हो जाएगी यहाँ पर, तो उस केस में हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अब लूप से बाहर आने पर यहाँ पर हमारा एक स्टेटमेंट वेट कर रहा है, प्रिंट द सम इज सम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि सम की कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि लूप में सम की वैल्यू 0 भी थी, सम की वैल्यू 1 भी थी, सम की वैल्यू 2 भी थी, सम की वैल्यू आपकी 55 भी थी लास्ट वैल्यू। तो याद रखिएगा जब हम लूप के बाहर आते हैं तो सम की जो लेटेस्ट वैल्यू होती है वही प्रिंट होती है, या यूँ कहीं जो लास्ट वैल्यू होती है वही प्रिंट होती है। तो लास्ट में मान लीजिए हमने n की वैल्यू 10 दी, तो जो 55 होगा वो उसका आंसर होगा। क्लियर है, तो 55 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ एक मैसेज दे रखा है, तो सम इज सम, जो भी वैल्यू है सम की वो प्रिंट हो जाएगी। सो सम की वैल्यू यहाँ पर कितना प्रिंट हो जाएगा, सम की वैल्यू 55 प्रिंट हो जाएगी। अगर n की वैल्यू 10 है तो n की वैल्यू कुछ और होगी तो उसके अकॉर्डिंग सम प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से सम ऑफ नेचुरल नंबर बन जाएगा। अब प्रोग्राम के मेन पॉइंट समझ लीजिए आप क्या है, इसको हमने इसको कैसे बनाया। सबसे पहले चूंकि हमको एक नंबर इंटर कराना पड़ेगा, जहाँ तक हम सम कैलकुलेट कराना चाह रहे हैं, तो उस नंबर का हमने वेरिएबल लिया n नेम का वेरिएबल ले लिया हमने। फिर हमें सम स्टोर कराना है, सम कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया हमने सम, जो वैल्यू को स्टोर करेगा, आंसर को स्टोर करेगा। इसको 0 से इनिशियलाइज इसलिए किया क्योंकि हम नहीं चाहते इसके अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यू हो। और एक वेरिएबल लिया आई, लूप वेरिएबल बोलते हैं इसको इनिशियलाइज किया 1 से, क्योंकि हमें लूप 1 से चलाना है, कहाँ तक चलाना है, 1 to n तक। ठीक है,
और लूप की बॉडी के अंदर दो स्टेटमेंट रखे हमने, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई की जो भी वैल्यू होगी जैसे जैसे अपडेट होती रहेगी सम भी उसके अकॉर्डिंग अपडेट होता रहेगा। क्लियर है। और लूप के बाहर हमने एक फाइनल स्टेटमेंट दे दिया सम इज सम, तो ये वेरिएबल है, ये मैसेज है, तो इसी तरह से लिखाएगा तो सम इज, और फिर जो भी आंसर होगा, जो भी लास्ट वैल्यू सम की होगी वो प्रिंट हो जाएगी इस केस में। तो एक प्रोग्राम था ऐड नेचुरल नंबर अप टू एन का। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए आउटपुट देखते हैं। इस तरीके से होगा, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराओगे तो लिखाएगा एंटर एन, आपने लिखा 10, अगर आपने 10 लिखा है तो 10 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होकर आएगी, 10 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होकर आती है 55। आप कुछ और नंबर भी एंटर करा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। क्लियर। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था ये समझने के लिए कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स किस तरीके से निकाला जाता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का प्रोग्राम था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ ये बात समझ लीजिए कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और इंटीजर्स होते हैं। क्लियर है। तो 1 2 3 इस तरीके से हमको सम निकालना था यहाँ पर। बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल की। कल ये वीडियो में भी डिस्कस हुआ था मल्टीप्लिकेशन टेबल, और एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, कुछ इनकम्प्लीट रह गया था। ठीक है। तो पहले तो हम इसको चलिए वाइल लूप से ही बनाते हैं, क्योंकि वाइल लूप की कल बात चल रही थी, फिर इसको इसी प्रोग्राम को सेम प्रोग्राम को हम फॉर लूप से भी बनाएंगे। तो देखिए जब हम टेबल प्रिंट करते हैं तो कुछ इस तरीके से प्रिंट करते हैं। सपोज अब मुझे 5 की टेबल प्रिंट करनी है, तो क्या प्रिंट करना होगा, कुछ इस तरीके से प्रिंट करना होगा, 5 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 5 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 10। पाइथन में क्रॉस यूज़ नहीं होता, पाइथन में स्टार यूज़ होता है मल्टीप्लाई करने के लिए, मैं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे रिप्रेजेंट करना है इसको इस तरीके से। क्लियर। तो इसको 10 हो जाएगा, फिर इसी तरीके से लास्ट तक जाएगा, और लास्ट में जाके ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो 50 तक का ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। देखिए अभी इसमें आप समझिए कि ये जो 1 2 3 ये जो वैल्यूज़ हैं अप टू 10, इसके लिए तो चलाएंगे हम लूप, क्योंकि हमें पता है ये कंटिन्यूस वैल्यू है, 1 से स्टार्ट होगी 10 तक जाएंगी। तो हम इसे इनिशलाइज कर देंगे 1 से, चेकिंग कंडीशन लगा देंगे आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, इंक्रीमेंट कर देंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, क्योंकि हर बार वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा, एवरी टाइम 1 का इंक्रीमेंट होने जा रहा है इसके अंदर। तो ये हमारा जो पर्पज़ है ना, जो वैल्यू चेंज हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हम लूप से अचीव कर लेंगे। जहाँ तक 5 की बात है, ये एक नंबर है जिसके हम टेबल निकालनी, इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं नंबर कौन सा होगा, तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे नम। ठीक है, और यूज़र से इनपुट कराएंगे इसकी वैल्यू को, और जो भी नम की वैल्यू होगी उसकी टेबल प्रिंट हो जाएगी। जहाँ तक इसकी बात है, ये जो रिजल्ट निकल के आ रहा है इसके लिए फॉर्मूला सिंपल सा है, जो भी नम है, जो भी वेरिएबल है, जो हम जिसके भी हम टेबल निकालने आ रहे हैं, उसमें हम आई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमको मिल रहा है यहाँ पर। क्लियर है। तो ये इस तरीके से, और ये इक्वल क्या है यहाँ पर, इक्वल एक साइन है, तो ऑब्वियसली इसको मुझे अगर प्रिंट कराना है, रिप्रेजेंट कराना है, तो एक स्ट्रिंग की तरह से मुझे इसको प्रिंट कराना होगा। चलिए अब थोड़ा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको नम की वैल्यू को एंटर कराना होगा, जिसकी वैल्यू आप, जिसकी भी आप टेबल प्रिंट कराना चाह रहे हैं, वो एक वेरिएबल लेंगे। यहाँ पर वेरिएबल का नाम ले लिया मैंने नम, तो नम लिया और इसे इनपुट करा दी, नम इज इक्वल टू इंट इनपुट डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ। क्लियर। तो ये कुछ भी नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है जिसकी भी आप टेबल प्रिंट कराना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो हमने फिलहाल यहाँ पे ले लिया 5। सपोज नम की वैल्यू 5 है, 6 भी हो सकती है, कुछ भी और भी हो सकता है, लेकिन अभी हमें कुछ पता नहीं है। देखिए अगर यहाँ पर हम इसे इनिशलाइज कर देंगे, नम इज इक्वल टू 5 मान लीजिए, तो हमेशा जब भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो 5 की टेबल प्रिंट होगी। पर आप ऐसा नहीं चाहते होंगे, मुझे पूरा यकीन है। आप ये चाहते हैं कि जो नंबर आप डालें टेबल उसी की प्रिंट हो, तो इसके लिए एक वेरिएबल ले लिया नम, और इसके लिए स्टेटमेंट लिखा हमने नम इज इक्वल टू इंट इनपुट डिस्प्ले द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5। इंटीजर टाइप का है नंबर, टेबल निकालेंगे तो इंटीजर नंबर की निकालेंगे ऑब्वियसली, इनपुट कराएंगे इनपुट फंक्शन की हेल्प से, और एक मैसेज प्रिंट करा देंगे जो लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पर, डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ। जिसकी भी टेबल आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं उसके लिए पहले एक मैसेज, ताकि स्क्रीन पर जब आप एग्जीक्यूट करें तो एक मैसेज लिखा हुआ है कि क्या किस नंबर की आप टेबल प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो एक मैसेज आ जाएगा डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ। उसके बाद एक नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, वो नंबर आप डालेंगे और उस नंबर की टेबल भी प्रिंट होगी। क्लियर। चलिए अब हमको नंबर मिल गया जिसकी हमें टेबल प्रिंट करनी है। अब हमारा काम होता आई का स्टार्ट, लूप का काम स्टार्ट होता है, क्योंकि वो नंबर मान लीजिए कोई भी एक नंबर है, 5 है सपोज, तो इस नंबर को 1 से 2 से 3 से हर बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक डिफरेंट नंबर से। कब तक, 1 से स्टार्ट करके 10 तक ले जाना है। तो हम इनिशियलाइज कर देंगे। अब ये 1 और
2 3 ये कहाँ से अचीव होंगे? ये इसको अचीव करने के लिए हमको काउंटर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी या लूप वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी? 1। तो हमने ले लिया i इक्वल टू 1 यहाँ पर। ठीक है, कहाँ तक जाना है हमको? 10 तक जाना है। तो कंडीशन, चेकिंग कंडीशन लगाएंगे वाइल के साथ। वाइल i इज़ लेस देन इक्वल टू 11, लेस देन इक्वल टू 10 कर दें या फिर लेस देन 11 कर दें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने लिखा i इज़ लेस देन 11, जब तक i की वैल्यू 11 से कम रहेगी तब तक। लास्ट वैल्यू चूंकि 11 है तो 11 के लिए तो चलेगा नहीं, और i इंटीजर है तो लास्ट वैल्यू 10 लेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। आप i इज़ लेस देन इक्वल टू 10 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों एक ही बात है। इसके बाद लूप की बॉडी के अंदर हम आए तो हमने यहाँ पर क्या देखा? 2 स्टेटमेंट हैं हमारे, 2 स्टेटमेंट हैं जो वेट कर रहे हैं हमारा। पहला स्टेटमेंट है टेबल से रिलेटेड, जो टेबल प्रिंट करने से रिलेटेड है। इसको समझ लीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन उतना है नहीं है, समझते रहिए। देखिए, प्रिंट में जब कभी भी हम प्रिंट कराते हैं तो हम वेरिएबल और स्ट्रिंग दोनों प्रिंट करा सकते हैं। खाली वेरिएबल प्रिंट करा सकते हैं, खाली स्ट्रिंग भी प्रिंट करा सकते हैं, डजेंट मैटर। दोनों प्रिंट कराना है तो कॉमा से सेपरेट करते रहिए। याद रखिएगा, जब कभी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहे हैं तो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे या सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, चॉइस इज योर्स। वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं तो सिंपल वेरिएबल का नेम लिखेंगे। क्लियर? तो अभी हमें लिखना है, मान लीजिए, देखिए इस तरीके से टेबल प्रिंट होनी है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 5 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 5। मान लीजिए पहला स्टेटमेंट ये प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पर 5 क्या है? नम। तो मैं क्या लिखूंगा प्रिंट के अंदर? नम। मैंने यहाँ नम लिख दिया, ये देखिए, क्लियर है। उसके बाद एक क्रॉस का साइन है। ये क्रॉस क्या है? ये एक स्ट्रिंग है, इसको मुझे एज इट इज़ चाहिए, बिल्कुल इसका कोई कैलकुलेशन से लेना देना नहीं है। ये एज इट इज़ मुझे स्क्रीन पर चाहिए कि इस तरीके से लिखा हुआ आए। तो मैंने यहाँ लगाया कॉमा, और डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर, चॉइस आपकी है। स्ट्रिंग को दोनों में लिख सकते हैं, सिंगल, डबल, इवन ट्रिपल में भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लिख दिया। इसके बाद ये 1, ये 1 तो हर बार चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट तो है नहीं। और ये 1 क्या है? ये आई की वैल्यू है। तो हम फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर से लिखेंगे आई। क्लियर? आई लिख देंगे। अच्छा, आई की बात क्या? इक्वल। ये इक्वल आपको हर बार चाहिए, ये फिक्स वैल्यू है। फिक्स वैल्यू क्या है? ये एक साइन है, सिंबल है, स्ट्रिंग है यहाँ पर। तो इसको भी डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और फिर ये रिजल्ट है नम इंटू आई। तो नम, ये रिजल्ट है 5। देखिए 5 कहाँ से आया? 5 का जब मैंने 1 में मल्टीप्लाई किया तो फिर दोबारा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से। तो नम तो यहाँ सेम है, आई लूप के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो मैंने लिखा यहाँ पर नम इंटू आई, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है? ये देख लीजिए आप स्क्रीन पर। यही स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और उसके बाद जब ये 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है आई की, ये अपडेट होनी चाहिए। अब ये 2 हो जानी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लाइन जो हमें प्रिंट करानी है वो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 प्रिंट करानी है। तो ये आई की वैल्यू अपडेट हो गई, तो 1 से 2 हो गई। तो आई की वैल्यू पहले 1 थी, अब कितनी हो जाएगी? 2। तो ऑब्वियसली 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो आई इजल टू आई प्लस 1 लिख दिया। जैसे ही आपने आई इजल टू आई प्लस 1 लिखा, फिर से आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और फिर से कंडीशन बाउंस बैक होगी। यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, यहाँ पर चेक करने के बाद देखेगा क्या 2 11 से लेस देन है, बिल्कुल है। तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और हर बार ही प्रोग्राम ऐसे चलेगा। फिर 5 इंटू 2 इजल टू 10 प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, फिर 3 चेक होगा, 3 11 से लेस देन है कि नहीं है, तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो 5 इंटू 3 इजल टू 15 प्रिंट हो जाएगा। ये तब तक प्रिंट होता रहेगा जब तक कि आई की वैल्यू 10 ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ये दे रखी है आई इज लेस देन इक्वल टू 11, सॉरी आई इज लेस देन 11। तो 11 से जितनी भी छोटी वैल्यू है उन सभी के लिए आई की वैल्यू चेक होगी, हर बार होगी, बार बार होगी, और जब तक होती रहेगी जब तक कि कंडीशन फेल नहीं हो जाती। तो पहले 1 के लिए, फिर 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 5 का मल्टीप्लाई होता रहेगा, टेबल प्रिंट होती रहेगी। जैसे ही हम जैसे ही हम नंबर जो है हमारे इस केस में सपोज हम मान के चलेंगे 5 है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 आ जाएगा। उसके बाद सपोज क्या होगा, तो 10 प्लस 1 हो जाएगा 11। तो 11 जैसे हो जाएगा तो यहाँ चेक होगा 11 इज लेस देन 11, कंडीशन फेल। कंडीशन के फॉल्स होते ही हम लूप के बाहर आ जाएंगे। लूप तभी तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है, वाइल लूप। जैसे ही कंडीशन फेल होती है हम लूप के बाहर आ जाते हैं, तो हम बाहर आ जाएंगे। बाहर हमारा कोई स्टेटमेंट वेट ही नहीं कर रहा, तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? तो आउटपुट कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ नंबर दिया मैंने 7,
नंबर कुछ भी दे सकते हैं, मैं 5 का आपको समझा रहा था, सिर्फ नंबर आप कुछ भी दे सकते हैं। तो नंबर आपने दे दिया 7, तो 7 का 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से और 10 से मल्टीप्लाई होगा, जो भी टेबल होगी वो उसके अकॉर्डिंग प्रिंट हो जाएगी, जैसे ये है। और हर बार लाइन चेंज इसलिए हो रही है क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि हर बार लाइन चेंज कर देता है। तो एक बार प्रिंट स्टेटमेंट से जो भी कुछ प्रिंट होगा स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पर ये दे रखा है आपका प्रिंट नम, तो ये नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट लाइन से ही प्रिंट कराएगा। ये इसका नेचर है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा ही वर्क करता है। तो जितनी बार ये लूप स्टेटमेंट लूप के अंदर रन करेगा, हर बार लाइन चेंज करके ही प्रिंट कराएगा। क्लियर? छोटा सा प्रोग्राम था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रोग्राम को हम फॉर लूप से बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे देखिए ज़रा। प्रोग्राम बनेगा कुछ ऐसे, हमने लिखा पहले हम एक नंबर को इनपुट कराएंगे सेम तरीके से। अब यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू तो सेम ही है, उसमें तो हमें कुछ नहीं करना, आई 1 से लेकर 10 तक ही चलेगा। लेकिन फॉर का रिप्रेजेंटेशन कुछ अलग तरीके से होता है। यहाँ पर मैंने रेंज फंक्शन का यूज़ किया है, तो हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 1 to 11। अब 1 to 11 से क्या मतलब है, 1 से स्टार्ट होगा 10 तक चलेगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होती और बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट 1 का होता है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, रेंज के अंदर 1 11 1। क्लियर? इस तरीके से लिख सकता था, नहीं लिखा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 ही होती है इसकी। तो इसमें क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन, चेकिंग कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सभी कुछ इसके अंदर हो गया, अलग अलग नहीं करना पड़ा। इसीलिए मैंने बताया भी था कि फॉर लूप जो होता है कहीं कंपैरेटिवली कहीं ज़्यादा आसान होता है वाइल लूप के, क्योंकि आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता उसके अंदर, लिखना नहीं पड़ता। अब इससे इनिशियलाइजेशन, चेकिंग कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब एक जगह हो गया आपका। और उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट था ये तो वही है जो पिछली बार हम रन करा रहे थे। देखिए ये था, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट वही है, ना तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, ना ही इसकी ज़रूरत पड़ी और ना ही इसकी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि फॉर लूप के अंदर ये तीनों कंडीशन रेंज फंक्शन के साथ इंप्लीमेंट हो जाती है बहुत आसानी से। ये देखिए यहाँ पर, क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट तो सेम है, बाकी ये सभी कंडीशन इसके अंदर आ गई, तो टेबल प्रिंट हो जाएगी। अब देखिए प्रोग्राम कितनी लाइन का बना, सिर्फ ओनली 3 लाइन का। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ आपको, आपको पता होगा, वैसे नहीं पता है तो समझ लीजिए कि ये आपने हैश करके स्टेटमेंट लिखे हुए देखे होंगे, इसका क्या मतलब है, ये कमेंट है। तो कमेंट क्या होते हैं, डेड स्टेटमेंट्स होते हैं, कोई मतलब नहीं होता इनका, ये एग्जीक्यूट नहीं होते। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये, जब एग्जीक्यूट ही नहीं होते तो हम लिखते क्यों? लिखते इसलिए समझाने के लिए कि ये जो हम करने जा रहे हैं या जो हमने किया है स्टेटमेंट, इसका पर्पस क्या है, ठीक है, अदर पर्सन को। तो आपको भी कमेंट लिखने पड़ते हैं और लिखने चाहिए जब भी कभी आप प्रोग्राम बनाएं, जो ये सामने वाले को ये फील कराएं कि या ये आप बता सकें उसको आसानी से कि इस प्रोग्राम का या इस लाइन का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और इसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। तो अगर लाइन चेंज हो जाएगी तो फिर ये कमेंट नहीं माना जाएगा। एक लाइन के अंदर जितना लिख सकते हैं उतना लिख दीजिए, वो सिंगल लाइन कमेंट है। लाइन चेंज होने पर आपको दोबारा से हैश लिखना पड़ेगा या फिर मल्टीपल कमेंट का साइन यूज़ करना पड़ेगा, जो ट्रिपल कोट्स है। तो ट्रिपल कोट्स के अंदर लिख देंगे जहाँ भी, तो वो सब कमेंट ही माना जाएगा। और हैश के आगे जो भी कुछ लिख देंगे वो कमेंट माना जाएगा, जो एक सिंगल लाइन कमेंट है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ भी मैंने कमेंट लिखा, यहाँ भी कमेंट लिखा है। कमेंट प्रोग्राम में कितने लिखने हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं। जहाँ आप समझाना चाह रहे हैं वहाँ कमेंट की फॉर्म में आप मेंशन कर दीजिए, इसका ये पर्पज़ है। कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते कभी भी। तो कमेंट का पर्पस सिर्फ इतना होता है प्रोग्राम में कि अदर पर्सन को हम ये समझा सकें कि जो हमने कोड लिखा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कोड का। क्लियर है? तो ये प्रोग्राम हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल का। तो कल भी डिस्कस हुआ था, अच्छी तरीके से नहीं हो पाया था। आज मैंने फॉर लूप और वाइल लूप दोनों तरीके से बताया आपको, कोशिश की है समझाने की। रन करा के देखिएगा और सही समझ में आएगा आपको, ठीक है। और लूप पाइथन प्रोग्रामिंग में जो बिगनर्स होते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो आपको आ रही है, आपको लग रहा है ऐसा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। कुछ प्रोग्राम्स करने के बाद कंफर्टेबल फील करोगे आप और कॉन्सेप्ट आपके और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए एक प्रोग्राम और करते हैं, और ये प्रोग्राम है यहाँ पर, ओके वेट अ मिनट। ठीक, तो प्रोग्राम है कि कोई गिवन नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, ये हमें चेक करना है। हम एक नंबर इनपुट कराएं और वो नंबर हमको ये बता दे कि ये प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है। देखिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं, पहली बात तो प्राइम नंबर जो होते हैं 1 से ग्रेटर देन होते हैं। अब ठीक है, ये इनकी कंडीशन होती है। अब प्राइम नंबर 1 और अपने के अलावा और किसी से डिविजिबल नहीं होते। क्लियर? 1 से ग्रेटर देन होता है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, कौन सा होगा, 2 होगा। 2 2 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता।
ऐसे ही 3 भी एक प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 तो 2 से डिवाइड हो जाता है। 5 एक प्राइम नंबर है। 7 एक प्राइम नंबर है। 8 नहीं है, 8 2 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाता है। 9 भी नहीं है, 9 3 से डिवाइड हो जाता है। 10 भी नहीं है, 10 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाता है। फिर एक 11 प्राइम नंबर है। तो ये सब प्राइम नंबर है। हमको करना ही है, प्राइम नंबर इंटीजर्स होते हैं पहली बात, 1 से ग्रेटर देन होते हैं सेकंड थिंग, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो 1 और इटसेल्फ यानी अपने अलावा और किसी से डिविजिबल नहीं होते। तो ये एक प्रोग्राम बनाना है हमको। क्लियर? तो हमें इसमें ये पता लगाना है कि जो हम इनपुट कराएं वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। कैसे करेंगे? तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने पहले एक नंबर, एक वेरिएबल लिया नम और लिखा इंट इनपुट एंटर ए नंबर। तो एक नंबर इनपुट एंटर हो जाएगा। उस नंबर को हम पहले चेक करेंगे क्या ये 1 से ग्रेटर देन है या नहीं। ऑब्वियसली अगर वो 1 से ग्रेटर देन होगा तभी वो प्राइम नंबर की फर्स्ट कंडीशन को होल्ड करता है, वो फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करता है। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होने पर ही देखिए, आपको अगर प्राइम नंबर चेक करना है तो पहले आप क्या चेक करोगे? सबसे पहले तो ये चेक करोगे ना 1 से ग्रेटर देन है कि नहीं। अगर वो मैं -1 कहूँ, -1 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो उसमें डिविजिबिलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पहली कंडीशन ये है कि 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए। क्लियर? तो 1 से ग्रेटर देन नहीं है तो प्राइम नंबर तो है ही नहीं वो। तो यहाँ पर हमने कंडीशन चेक की, इफ़ नंबर ग्रेटर देन 1। डिविजिबिलिटी बाद में चेक करेंगे, पहले ये देख लेंगे कि 1 से ग्रेटर देन है या नहीं। तो अगर वो 1 से ग्रेटर देन है तब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर नहीं है तो डिविजिबिलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे कह देंगे कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ हमने लिखा इफ़ नंबर इज ग्रेटर देन 1। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तब इसकी डिविजिबिलिटी वाला जो ये कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसके अंदर क्या लिखा है भूल जाइए। अभी ये समझिए कि अगर ये 1 से ग्रेटर देन है तो इसकी डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे, और नहीं है तो ये एल्स स्टेटमेंट डन होगा जिसमें लिखा हुआ है दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, नम इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्लियर? ये वाले एल्स। तो इस इफ को देखिए और इस एल्स को देखिए, अदरवाइज नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, पूरे प्रोग्राम को एक साथ देखोगे तो। ठीक है, इफ में कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है तो ये कोड जो होगा ये रन होगा, नहीं है तो ये कोड रन होगा डायरेक्ट। प्रोग्राम खत्म, एंड। प्रोग्राम का दी एंड हो जाएगा वहीं पर कि 1 से लेस देन है तो 1 है या 1 से लेस देन है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। 1 भी प्राइम नंबर नहीं होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। तो नंबर इज ग्रेटर देन 1 है तो कंडीशन चेक करेंगे हम, डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, और नहीं है तो क्लियर मैसेज लिख के आ जाएगा इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। क्लियर? तो ये इस इफ के रिगार्डिंग ये एल्स है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। चलिए थोड़ा सा अब अंदर आते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। अब ये कंडीशन चेक हो गई तो ये जो कोड लिखा हुआ है ये इस इफ का पार्ट है, ये समझ जाइए। कैसे पता चला? इंडेंटेशन से, स्पेस से। तो अभी ये है तो ये पहले चलेगा लूप इसके अंदर। इसके अंदर लूप रन कराया हमने। जनरली हम कराते नहीं, लेकिन ऐसा कोई है भी नहीं, करा नहीं सकते। इफ़ के अंदर कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है और वो स्टेटमेंट इफ़ का पार्ट है, ये कैसे पता चलेगा? हम स्पेस दे के ये इंश्योर करेंगे कि ये इफ़ का पार्ट बना रहे आपका। तो हमने यहाँ पर एक लूप चला दिया। लूप क्यों चलाया हमने? लूप रन किस लिए कराया? लूप हमने रन इसलिए कराया क्योंकि हम यहाँ डिविजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं। तो डिविजिबिलिटी आप कैसे चेक करोगे? देखिए, हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 से तो हर नंबर डिविजिबल हो ही जाता है। 2 से स्टार्ट करेंगे और उस नंबर से एक कम तक, नम -1 तक। जैसे आप ये पता लगाना चाह रहे हैं कि भाई आपका जो 11 है ये प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आप पहले 2 से चेक करोगे डिवाइड करके, नहीं है फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से, फिर 10 से। 11 से नहीं करोगे क्योंकि 11 से तो 11 डिवाइड हो ही जाएगा, यानी कोई भी नंबर अपने आप से तो डिवाइड होता ही है और 1 से भी डिवाइड होता है। तो ना तो हम 1 से चेक करेंगे, ना ही उस नंबर से उसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। हम 2 से स्टार्ट करेंगे और तब तक डिविजिबिलिटी चेक करते रहेंगे जब तक कि उस नंबर से एक कम, लास्ट वैल्यू, लास्ट -1 तक हम ना पहुंच जाएं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ लूप चलाया फॉर आई इन रेंज 2 कॉमन नम। 2 से स्टार्ट किया, ठीक है, नम तक जाएंगे। नम तक जाने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर जो हम वैल्यू लिखते हैं लूप उससे एक कम तक चलता है। तो नम की जो भी वैल्यू वटेवर, सपोज 11 है तो ये लूप 10 तक चलेगा और बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट 1 का होता है। यहाँ पर फॉर लूप ही क्यों यूज़ किया, वाइल क्यों नहीं यूज़ किया? देखिए फॉर लूप इम्प्लीमेंट करना आसान है, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है, तो यहाँ पर हमने अपनी आसानी के लिए इसको फॉर लूप यूज़ किया। तो ये तो हमने रेंज बता दी कि यहाँ से यहाँ तक हम चेक करेंगे, लेकिन चेक क्या करेंगे और कैसे करेंगे? चेक तो हम इफ़ से करेंगे, इसलिए फॉर के अंदर फिर से ये इफ़ दे दिया। क्लियर है? जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी
तभी ये इफ स्टेटमेंट चलेगा। और यहाँ पर हमने क्या चेक किया, यहाँ पर हमने डिविजिबिलिटी चेक की, किसकी, नंबर की, किससे, आई से। तो नम मॉडलो आई। अब ये मॉडलो डिवीजन क्या काम करता है, ये रिमाइंडर दिखाता है, ठीक है। जैसे 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर आएगा कितना, 1, ठीक है। तो रिमाइंडर दिखाता है। तो ये हमने यहाँ पर कंडीशन दी थी, इफ नम मॉडलो आई इज इक्वल टू 0, यानी अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करूँ और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इट सिंपली मीन्स दैट कि वो नंबर आई से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो क्या मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए, ये प्रिंट हो जाना चाहिए, इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। ऑब्वियसली अगर डिवाइड हो रहा है तो प्राइम नंबर नहीं है। इफ के अंदर फिर मैंने ये दे दिया, इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, स्पेस देने के बाद। अब इस स्टेटमेंट की डिपेंडेंसी किस पर, इफ पर। इफ की डिपेंडेंसी किस पर है, फॉर पर। और फॉर की डिपेंडेंसी किस पर है, अगेन अपर वाले इफ पार्ट पर। तो एक दूसरे की डिपेंडेंसी समझिए। और कैसे समझ में आ रहा है हमको, ये स्पेस से समझ में आ रहा है। तो पहले तो ये प्रिंट हो जाएगा, इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। हमारा तो ऑब्जेक्टिव यहीं फुलफिल हो गया, लेकिन हमने कहा चलो एक काम और करते हैं। ये डिविजिबल है, ये तो हमें पता, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये तो हमें पता चल गया, पर प्राइम नंबर क्यों नहीं है ये भी हम बता दें। तो हमने इसके लिए एक मैसेज प्रिंट करा दिया, प्रिंट आई टाइम्स नम डबल स्लैश आई इज नम, यानी ये किस नंबर से डिवाइड हुआ है और कितनी बार डिवाइड हुआ ये और पता चल जाए। तो आई की वैल्यू जो भी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। टाइम्स एक क्या है, टाइम्स एक स्ट्रिंग है, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ हमने फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ किया। फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर ये काम करता है कि जो वैल्यू होती है वो इंटीजर में रिटर्न करता है हमेशा, ठीक है। जैसे 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड 5 डबल स्लैश 2 करूँ तो आंसर कितना आएगा, आंसर 2 आएगा, 2.5 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बता देगा इतने टाइम डिवाइड हुआ इस नंबर से, ठीक है। तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। तो ये मैसेज ये बता देगा कि ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर तो नहीं है, ये मैसेज तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, लेकिन आई से या जो भी नंबर है उससे इतनी टाइम डिवाइड हुआ इसलिए नहीं है। तो उसके लिए हमने यहाँ मैसेज प्रिंट कर दिया। तो आगे देखते हैं, वेट ए सेकेंड। अब ये नई चीज़ होगी आपके लिए, ब्रेक। ये क्या है भाई, तो इसको मैं बताने जा रहा था, आपको पहले पढ़ाना था मुझे, लेकिन यहाँ पर मैं सोच रहा था कि इसको प्रोग्राम के थ्रू बताऊँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। दो आपके कीवर्ड होते हैं, एक होता है ब्रेक और एक होता है कंटिन्यू। ये लूप के साथ यूज़ होते हैं जनरली, ठीक है। कल वाले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आज इसका यूज़ है तो मैं बता देता हूँ। प्रोग्राम में जहाँ कहीं भी हम ब्रेक लिख देंगे, कंडीशन सेटिस्फाइड है नहीं है डजेंट मैटर, हम प्रोग्राम लूप के हमेशा बाहर आ जाते हैं, याद रखिए। इफ़ के साथ लिख दिया तो इफ़ के बाहर आ जाएंगे, लूप के बाहर लिख दिया तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे, ब्रेक जहाँ कहीं भी लिखेंगे हम बाहर आ जाएंगे। तो इसके बाद ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गई तो ऑब्वियसली मुझे अब लूप आगे की वैल्यू के लिए नहीं चलाना है। याद रखिए भाई, आपने मान लीजिए आप चेक कर रहे थे, सपोज 16 को चेक कर रहे थे, तो 16 आपका प्राइम नंबर है नहीं। आपने 16 को 2 से डिवाइड करके देखा, अब आपको लगा कि 2 से तो डिवाइड हो गया ये, तो क्या आप उसे 3 या 4 या 5 से चेक करोगे डिवाइड है कि नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिवाइड है नहीं है कि एक नंबर भी मिल गया तो प्राइम नंबर नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव वहीं फुलफिल हो गया। तो आगे मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मुझे लूप से बाहर आना है। तो कैसे करेंगे, हमने यहाँ ब्रेक लिख दिया, और ब्रेक लिखते ही हम इसके बाहर आ जाएंगे, क्लियर, इसके हम बाहर आ जाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ब्रेक लिख दिया है, इस कंडीशन के हम बाहर आ जाएंगे। अच्छा, अगर ये इफ़ आपका नहीं है, अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, इफ़ वाली ये कंडीशन फेल हो जाती है, तो फिर कौन सी स्टेटमेंट रन होगा, ये एल्स वाला। ये एल्स क्या कर रहा है, नम इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। मान लीजिए सभी वैल्यू के लिए मैंने नम तक चेक कर लिया, 11 को चेक कर रहे हैं मैंने, 10 तक सबसे डिवाइड करके देख लिया, वो किसी से डिवाइड नहीं हुआ, तो यहाँ तो ये तो कुछ रन नहीं होगा। तो उस केस में फिर एल्स वाला पार्ट रन होगा, और एल्स वाले पार्ट में मैंने क्या प्रिंट करा रखा है, नम इज़ अ प्राइम नंबर। ये एक प्राइम नंबर है, जब किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो एक प्राइम नंबर है, क्लियर है। आई थिंक अब ये आपको समझ में आ गया होगा। ब्रेक और कंटिन्यू जैसे मैंने बताया, ब्रेक कंडीशन से बाहर आने के लिए, लूप से बाहर आने के लिए हम यूज़ करते हैं। जहाँ कहीं भी ब्रेक इनकाउंटर होगा वहाँ हम विदाउट एनी कंडीशन चेकिंग हम बाहर आ जाते हैं, बिल्कुल उसके एस्केप कर जाते हैं वहाँ से। तो ये ब्रेक का काम है। चलिए अब आउटपुट देखते हैं इसका। आउटपुट कैसे आएगा, आउटपुट कुछ ऐसे आएगा, एंटर ए नंबर 6, हमने 6 डाल के देखा तो लिखा आएगा 6 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। क्यों लिखा आ रहा है, इस स्टेटमेंट की है वजह से, ये इस स्टेटमेंट की वजह से 6 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। और कितनी टाइम डिवाइड हो रहा है ये भी आ जाएगा, ये देखिए 2 टाइम्स 3 इज़ 6, ये आ जाएगा। और हमने कोई प्राइम नंबर डाल के देखा तो ये आ जाएगा 7 इज़ अ प्राइम नंबर।
अगर हम कोई नेगेटिव नंबर डाल के देखेंगे तो लिखा आ जाएगा ये प्राइम नंबर नहीं है, तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक प्रोग्राम था, बना के देखिएगा। कल कुछ और प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, साथ साथ ब्रेक और कंटिन्यू को डिस्कस करेंगे। और ये हमारा लास्ट वीडियो होगा पाइथन प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, जहाँ तक 10th क्लास के सिलेबस की बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।